तो 9 बज गए में शुरुआत करेंगे किसान आंदोलन की खबर के साथ। आज एक बार फिर दोपहर 2 बजे सरकार और किसान बातचीत की मेज पर आमने सामने होंगे। पिछली बातचीत 30 दिसंबर को हुई थी और दोनों पक्षों के बीच के तनाव में कुछ नरमी दिखाई दी थी। 2 मांगों पर बात बन गई थी, लेकिन एमएसपी का लिखित भरोसा और कानून वापसी लेने पर पेच अब भी फंसा हुआ है। किसानों का साफ कहना है कि इसमें कम कुछ मंजूर नहीं करेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आज जिद की दीवार कैसे टूटेगी। पिछली बातचीत में भी कोई नतीजा नहीं निकला था। ये 4 बॉर्डर की तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से अब भी बातचीत का दौर जारी है। सिंघू बॉर्डर की तस्वीर, जहां पर 40वें दिन भी किसान डटे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भी यथास्थिति बनी हुई है। दिल्ली की फिजाएं सर्द हैं, मगर किसान आंदोलन गर्म है। ठिठुरन भरी हवाओं के बीच किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। बारिश भी किसानों के हौसलों को नहीं डिगा पा रही है। किसान टस से मस नहीं हो रहे हैं, मगर आज का दिन किसानों के लिए अहम होने वाला है, क्योंकि आज किसान संगठनों और सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत होनी है। बहुत संभव है कि आज बैठक के बाद गतिरोध खत्म हो। देखो कि सरकार को ये सोचने वाली बात है कि इस आंदोलन को, इन इशू को किसान ने अपने दिल से लगा लिया है। वो अपनी हार और जो बिल वापसी नहीं होंगे तो सह नहीं पाएगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या अंदाजा होगा वो सरकार जानती है। इस बातचीत से पहले किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो अपना आंदोलन और तेज करेंगे। इधर किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उधर किसानों पर सियासत जारी है। जहां सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट के जरिए मोदी सरकार को निशाना बनाया। किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी न दे पाने वाली मोदी सरकार अपने उद्योगपति साथियों को अनाज के गोदाम चलाने के लिए निश्चित मूल्य दे रही है। सरकारी मंडियां या तो बंद हो रही हैं या अनाज खरीदा नहीं जा रहा। किसानों के प्रति बेपरवाही और सूट-बूट के साथियों के प्रति सहानुभूति क्यों? उधर जयपुर में भी किसानों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट धरने पर बैठे। सचिन पायलट ने किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। किसानों के नाम पर आपने जो ये षड्यंत्र रचा है, और केंद्र की सरकार को समझना चाहिए कि सरकार अगर कुछ निर्णय वापस लेती है तो कोई हार नहीं है। सियासत जोरदार है, विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सरकार किसानों को समझाने के लिए जोर आजमाइश कर रही है, मगर किसान अपनी मांगों पर अड़ा और डटा है। अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई। इस झड़प में किसानों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया तो पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे। तो किसानों और सरकार के बीच की लड़ाई जारी है। उम्मीद कीजिए कि आज इस लड़ाई को खत्म करने वाला कोई फैसला सामने आ जाए। आज तक ब्यूरो। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर कुमार कुणाल मौजूद हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आपका रुख करते हुए, क्योंकि आज 2 बजे आमने सामने एक बार फिर से बातचीत होनी है, ये कौन सा फॉर्मूला है जिसकी बात की जा रही है, जिसके मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि आज बात बन सकती है? क्या नई रणनीति इस वक्त सरकार की हो सकती है? अरे फोन कट गया है मेरा। रुक करेंगे हमारे संवाददाता गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल जुड़े हुए हैं। कुमार कुणाल, वहां पर किसानों का क्या रुख है, क्योंकि एक बार फिर से आज बातचीत की मेज पर सरकार और किसान आमने सामने आने वाले हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से नरमी को ध्यान में रखते हुए क्या आंदोलन खत्म होने के आसार दिख रहे हैं? कुमार, आपको आवाज मिल रही है?
देखिए नेहा, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जिस तरीके से लगातार सरकार का रुख अपनी तरफ बना हुआ है और किसान अपने रुख पर अड़े हुए हैं, उसमें एक बात तो साफ दिखाई पड़ रही है कि जो 3 बिल हैं उनको वापस लेने के अलावा कोई इस समय मामला दिखाई नहीं पड़ता है। कई सारे किसान नेता जो कि कई दिनों से हजारों की तादाद में यहाँ पर डटे हुए हैं, ठंड भी है, लेकिन आज जो बातचीत है, क्या आपको लगता है कि आज कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा उससे? देखो, 6 दौर की बातचीत हो चुकी है और मैं समझता हूं कि सरकार फिक्रमंद नहीं है। सरकार तो सिर्फ गुमराह कर रही है। सरकार की नीति किसान आंदोलन पे साफ नहीं है और मुझे नहीं लगता कि सरकार आज भी कोई सकारात्मक और समझौता करेगी। बुजुर्ग भी हैं, आप लोग कितने दिनों से हैं, ठंड भी बहुत ज्यादा है, तो लगता है कि सरकार को अब अपना रुख लचीला करना चाहिए या आपको भी? नहीं, लचीला तो रुख सरकार को करना ही पड़ेगा। लचीला रुख सरकार करेगी तो बात कैसे बढ़ेगी? ये तो अपनी बात के ऊपर आ रहे हैं, मजबूरी में आ रहे हैं, इनकी बात सुननी चाहिए सरकार को। साफ तौर पर नेहा ये कहना है कि जो 3 बिलों को वापस लेने का मसला है वो कहीं से भी किसान उस पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, उस पर कोई भी बातचीत नहीं होगी और अगर सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे आंदोलन और बढ़ने के ही आसार दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिंघू बॉर्डर से। जितेंद्र, ये जो 8वें दौर की बातचीत आज होनी है, पिछले जितने भी दौर हुए उसमें हमने देखा कि कहीं भी कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला है। आज किस तरीके के आसार हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से जो फॉर्मूले की बात की जा रही है उसको लेकर किसानों का क्या रुख है? देखिए नेहा, किसानों से जो हमारी बातचीत हुई है उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है। उनकी तरफ से ये कहना है कि सरकार से बातचीत उन्हीं बिंदुओं पर होगी जिन पर वो लगातार मांगे अपनी रख रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा पेंच इसी बात को लेकर के फंसा हुआ है कि वो लोग तीनों जो कृषि कानून है उसको वापस कराना चाहते हैं। वहीं सरकार की तरफ से कहना है, कई मंचों से सरकार के जो बड़े बड़े मंत्री हैं, खुद प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि ये तीनों जो कृषि कानून है वो जो किसान है उनके लिए काफी फायदेमंद होगा। ऐसे में आज की जो 2 बजे की बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण होगी। क्या सरकार किसी नए फार्मूले के साथ आती है? इन तमाम चीजों पर नजर रखी जा रही है किसानों की तरफ से, क्योंकि किसान ये कह रहे हैं कि एमएसपी के लिए जो गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहे हैं और एपीएमसी को लेकर के वो लगातार मांग रख रहे हैं। तो इन तमाम चीजों पर क्या आज 2 बजे किसान जो है उनके साथ बातचीत में सरकार की तरफ से कोई नया फार्मूला लेकर के आते हैं? अगर फार्मूला नहीं आता है तो पिछले जो 7 दौर की बातचीत नेहा हुई है उसमें बेनतीजा वो बैठक रही है और किसी भी तरीके का नतीजा नहीं निकला है। ऐसे में आज की भी बैठक में यही उम्मीद है कि अगर सरकार कोई नए फार्मूले के साथ आती है तो किसानों के साथ बातचीत में आगे स्टेप बढ़ेंगे। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि पिछले 7 दौर की बातचीत बेनतीजा निकली है, लेकिन इसके बाद किसानों का क्या रुख रहा है? उन्होंने कहा है कि तीनों कानून को सरकार को वापस लेना चाहिए। वहीं सरकार भी ये कह रही है कि हमने आपकी सारी मांगों को ध्यान में रखा है। एक बार फिर से आप कानून पढ़ें क्योंकि आपके हित में है। 3 कानून, जिनमें 2 नए कानून है, 1 संशोधन है, इनको रिपील करने की बात यूनियंस करती रही हैं और हम लोगों ने अपने तर्कों से उनको यह बताने की कोशिश की कि किसान की कठिनाई कहाँ है और जहाँ कठिनाई है वहाँ खुले मन से सरकार विचार करने को तैयार है। दोनों मुद्दे तो बहुत बाकी हैं, वो तो एक बातचीत की शुरुआत हुई है। बातचीत की शुरुआत तो काफी दिनों से चली रही थी, हार तो फिर चल जाएगी। किसान क्या कहीं जाल लग रहा है? ये भी अपना हाल या खेत और बोक है, हाल या आपका तैयारी था रहा पूरी। ये माइनस डिग्री में भी जाकर टेम्परेचर, जो किसान जब नहीं घर जाता वो घर नहीं जाता, आऊंगा तैयारी करके और आऊंगे। अब रुक करेंगे यूपी के मुरादनगर का, जहां शमशान घाट का शेड गिरने से 25 लोगों की जान चली गई। इस मामले में नगर पालिका अधिकारी, जूनियर इंजीनियर और सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी ठेकेदार अब भी फरार है। इस पूरे मामले का अपडेट आपको बता दें, छज्जा गिरने से यह हादसा हुआ था। 3 अधिकारी इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 25 लोगों की इस हादसे में जान गई थी। ईओ निहारिका, जेई चंद्रपाल, सुपरवाइजर की गिरफ्तारी हो चुकी है। निहारिका सिंह, ईओ, मुरादनगर नगर पालिका। चंद्रपाल,
जूनियर इंजीनियर, आशीष सुपरवाइजर, अजय त्यागी ठेकेदार। ये हैं वो लोग जिनकी लापरवाही गाजियाबाद के मुरादनगर में 2 दर्जन से ज्यादा जिंदगियों पर भारी पड़ गई। कल जो मुरादनगर में घटना हुई थी उसके संबंध में मुरादनगर थाने पर एफआईआर पंजीकृत हुई थी। उसमें 3 लोगों को, जिसमें ईओ निहारिका सिंह है, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल और आशीष सुपरवाइजर, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। शमशान घाट में शेड बनाने वाला ठेकेदार हो या नगर पालिका के इंजीनियर और अफसर, सबके सब इस बेशर्म लापरवाही में बराबर के भागीदार हैं, क्योंकि हादसे के बाद की तस्वीरें और चश्मदीदों के बयान चीख चीख कर बता रहे हैं कि शमशान घाट में लोगों को पानी धूप से बचाने का नहीं, साक्षात मौत का इंतजाम किया गया था। बड़बड़ाने का नहीं सर, एक साथ ही गिरा है, लेंटर में कुछ लगा नहीं, आप जाके देख सकते। शमशान घाट में बनी बिल्डिंग में गड़बड़ घोटाले की वजह से हुई। अगर आप देखें यहाँ पर तो जो ये मलबा गिरा हुआ है, इसमें ऐसा लगता नहीं है कि बहुत कुछ सामान वो मिलाया गया था। रेत ही रेत दिख रही है। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो बिल्डिंग गिरी है, ये कई महीने पहले बनी थी? ये भी लगभग 3 या 4 महीने पहले बनी है। और इसमें घोटाला दिखाई दे रहा है इस पर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद प्रशासन से इस हादसे की A to Z रिपोर्ट मांगी है। हादसा इतना भीषण था कि खुद प्रधानमंत्री भी इससे विचलित हो गए। उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे की खबर से अत्यंत दुख पहुंचा है। राज्य सरकार राहत और बचाव कार्य में तत्परता से जुटी है। इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पूरी हमारी प्राथमिकता होगी कि जो ये कैसे घटना हुई, इसके सभी संभव पहलुओं पर जांच करें और इसमें हम कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। इसके ऊपर अब तक हमारा ध्यान उपचार और दूसरी चीजों के अंदर था। अब बैठकर पूरा प्रशासन इसको पूरे तरीके से देखेगा, इस पर जांच होगी। अपने परिजन के अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पहुंचे परिवार और रिश्तेदारों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बारिश से बचने के लिए जिस शेड की तरफ वो कदम बढ़ा रहे हैं, वहीं उनकी जीती जागती कब्रगाह बन जाएगी। चश्मदीद से सुनिए वो खौफनाक और दिल दहला देने वाला मंजर कैसा था। मैं भी वहाँ जाने के लिए चल रहा था। मैं आराम से जा रहा था, कुछ लोग भाग के चले गए। करीब 50 से 60 लोग उसके नीचे जाकर खड़े हो चुके थे और पलक झपकते ही पूरा लैंडर नीचे आ गया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान यूपी सरकार ने तो कर दिया, लेकिन 2 दर्जन से ज्यादा मौत के गुनहगार कब सलाखों के पीछे होंगे? दर्द से कराहती एक पूरी बस्ती को इंसाफ कब मिलेगा? इन सवालों के जवाब मिलने का इंतजार बाकी है। गाजियाबाद से मयंक गौर और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस वक्त जुड़ गए हैं। अरविंद, मुआवजे का ऐलान ही काफी नहीं है, ये घटना साफ तौर पर दर्शाती है कि खराब क्वालिटी मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से 25 लोगों की जान चली गई। जी देखिए, और आपको बताऊं नेहा, कोई पहली बार नहीं हुआ है। नगर पालिका में इस तरह के गड़बड़ घोटाले आए दिन सामने आते हैं। अब जरूरत है कि जो जिम्मेदारी है वो फिक्स की जाए। देखिए, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हुए, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। नगर पालिका की ईओ निहारिका सिंह, जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइजर वो गिरफ्तार हुए। कॉन्ट्रैक्टर अभी भी फरार है। लेकिन साफ कल भी आज तक में ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए दिखाया था कि किस तरीके से जो शेड बना था शमशान घाट का, उसमें कच्चे रेत का इस्तेमाल हुआ था और उसमें घोटाला हुआ था। तो ये जो 25 जाने गई हैं, इसके पीछे घोटाला है। तो अब जरूरत यह है कि इस तरह के एक्शन को, खासकर नगर निगम और नगर पालिका जिस तरह का निर्माण कराते हैं, उसमें जिस तरह से घटिया सामग्री का इस्तेमाल होता है, उस पर रोक लगाई जाए। इसलिए जरूरी है कि ये 25 लोगों की जो मौत हुई है
उसके बाद क्रिमिनल लाइबिलिटी फिक्स की जाए। यहां तक कि सवाल यह भी उठ रहा है कि सिर्फ ईओ पर ही एक्शन क्यों नहीं नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। अब जो 25 लोगों की मौत हुई है, मैं इसी वक्त इस अस्पताल में हूं, यहीं पर 38 जो घायल लोग थे उनको लाया गया था, जिनमें 25 लोगों ने दम तोड़ दिया। अंतिम संस्कार में वो लोग शामिल होने के लिए गए थे, लेकिन उन तमाम लोगों को इस बात का इल्म नहीं था कि वो अंतिम संस्कार में शमशान घाट पर गए हैं और वहीं पर उनकी मौत हो जाएगी मलबे से दबने से। उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन की बात कही, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। 3 लोगों को आज सुबह गिरफ्तार किया गया, जिनमें निहारिका सिंह ईओ, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल, सुपरवाइजर आशीष, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर अजय त्यागी वो अभी भी फरार है। उसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है, लेकिन सीधे तौर पर 25 लोगों की मौत के पीछे घोटाला ही सामने आ रहा है, जिसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग कल आज तक ने दिखाई थी। तो अब जरूरत है कि इस तरह से जो नगर निगम है, नगर पालिका के जो निर्माण होते हैं, उसमें क्रिमिनल लाइबिलिटी फिक्स की जाए, तभी इस तरह के हादसों को रोका जा सकेगा। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे किस तरीके से पूरे देश में इस बात की खुशी है कि हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना को खत्म करने वाली वैक्सीन बना ली है। जल्दी कोरोना को खत्म करने वाला टीका लगेगा, मगर इस खुशी के बीच दवाई पर सियासी लड़ाई अब भी छिड़ी हुई है। एक दिन पहले अखिलेश यादव ने वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताकर टीका लगाने से इनकार किया, तो कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं ने भी वैक्सीन पर सवाल खड़े कर दिए। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी। अखिलेश जैसे लोगों की सोच पर तरस आता है। हमें लगता है कि बाद में लोग कहते हैं कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। कोरोना को जड़ से समाप्त कर देने के लिए कोवैक्सीन तैयार, कोविशील्ड तैयार, लेकिन इन खुशियों पर सियासत भारी हो रही है। पूरा विपक्ष कोरोना की वैक्सीन पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस की ओर से 2 जिम्मेदार और बड़े नेताओं ने वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए हैं। जयराम रमेश ने ट्वीट किया, भारत बायोटेक पहले दर्जे की कंपनी है, लेकिन ये हैरान करने वाला है कि इसकी वैक्सीन कोवैक्सीन के लिए फेज 3 के ट्रायल से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रोटोकॉल संशोधित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने भी वैक्सीन पर सवाल उठाए। कोवैक्सीन ने अभी तीसरे फेज का ट्रायल भी पूरा नहीं किया है। वक्त से पहले मंजूरी जोखिम भरा हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय को स्थिति साफ करनी चाहिए। ट्रायल से पहले वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगे। कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी की ओर से जवाब दिया गया। क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को? क्या ये भी समाजवादी पार्टी की तरह भ्रम फैलाने लगी है? पूरे देश में खुशी की लहर है और कांग्रेस पार्टी और उसके नेता शशि थरूर को एतराज है। ये भारत के साइंटिस्ट का अपमान कर रही है कांग्रेस। ये भारत मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का अपमान कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस को इस तरह की जबान भारी पड़ेगी। देश के लोग उनको कभी क्षमा नहीं करेंगे। एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। जिस तरह की भाषा अखिलेश यादव बोल रहे हैं, कभी ऐसी अपेक्षा नहीं थी। उनको पूरे उत्तर प्रदेश से, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और ऐसा भ्रम पैदा करने के लिए देश की जनता उनको कभी क्षमा करने वाली भी नहीं है। किस तरह की बात बोली जा रही? कहा जा रहा है कि नपुंसक बना देगी वैक्सीन। ये क्या जबान है? क्यों भ्रम पैदा कर रहे हैं? ये भ्रम पैदा करना क्या देश के लोगों के साथ न्याय है? इस पर देश कभी क्षमा करने वाला समाजवादी पार्टी को नहीं है। सवाल यह है कि जब वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वैक्सीन तैयार है, तो फिर विपक्ष वैक्सीन पर सवाल उठाकर क्या साबित करना चाहता है? सवाल ये भी है कि क्या वैक्सीन किसी दल विशेष की हो सकती है? क्या वास्तव में वैक्सीन को लेकर अभी भी किसी तरह का भ्रम है या भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है? दिल्ली से मिलन शर्मा और आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो। वैक्सीन आई, कोरोना पर सीधी चढ़ाई।
पहला टीका कब लगेगा, क्या है वो डेट? आपको टीका कब लगेगा, डिटेल समझिए। वैक्सीन कितनी सुरक्षित, कितनी असरदार? वैक्सीन के इमरजेंसी यूज का दरअसल वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन इसकी कीमत को लेकर अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ना तो सरकार ने और ना ही वैक्सीन को बनाने वाली कंपनियों ने कोई आधिकारिक ऐलान किया है। इसीलिए किसी अफवाह में लोगों का ध्यान ना पड़े, इसके लिए दामों पर चल रही चर्चाओं पर आधारित ये रिपोर्ट देखिए। वैक्सीन आ चुकी है, डेट भी आ जाएगी, तैयारी पहले ही पूरी हो चुकी है। शुरुआत में 3 करोड़ हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी, लेकिन सबको वैक्सीन मुफ्त नहीं लगाई जाएगी। तो अब सवाल यह है कि वैक्सीन फ्री नहीं मिलेगी तो कितने में मिलेगी? इसको लेकर सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं की है, लेकिन जानकारी के मुताबिक कोविशील्ड की 2 डोज की कीमत 2000 रुपए तक पड़ेगी, लेकिन कोवैक्सीन इससे बेहद सस्ती हो सकती है। इसकी कीमत 100 रुपए से भी कम रह सकती है। कोविशील्ड की कीमत को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला आज तक को हिंट दे चुके हैं। पहले तो गवर्नमेंट को हम 200 रुपये में पर डोज देंगे, मतलब एक आदमी को 400 रुपये में मिलेगी। वो गवर्नमेंट को स्पेशल प्राइस दे रहे, क्योंकि गवर्नमेंट करोड़ों डोज लेने वाली है, ऐसे स्पेशल प्राइस दिए है। प्राइवेट सप्लाईज में जब 2-3 महीने बाद आएगी तब एक आदमी को 1000 रुपये एक डोज के लिए देना पड़ेगा। उसमें वो रिटेलर्स को 200-300 रुपये मिलेगी और हमें हमारे हाथ में 600 या 700 रुपये मिलेंगे। तो मतलब अगर एक आदमी को लगाना है तो उसके लिए 2000 रुपये हुए प्राइवेटली। बरोबर, प्राइवेटली जब उनको खुद पैसे से देना है और लेना है, उनको 2000 की प्राइस देने पड़ेगी। जाहिर है अगर कोविशील्ड की कीमत 2000 रुपए तक होगी तो हर किसी की पहुंच उस तक नहीं होगी। ये बात पीएम मोदी भी अच्छी तरह जानते हैं। साथियों, वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, इसे लेकर भी सवाल स्वाभाविक है। केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा और राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहभागिता होगी। पीएम मोदी हिंट दे चुके हैं कि वैक्सीन फ्री में तो नहीं लगाई जाएगी, लेकिन वैक्सीन तक सबकी पहुंच हो, ये बात भी सुनिश्चित की जाएगी। जानकार मानते हैं कि केंद्र सरकार शुरुआत में फ्री वैक्सीनेशन के जरिए कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन देगी। उसके बाद आम जनता के लिए सब्सिडी रेट पर वैक्सीन की कीमत तय कर सकती है। हालांकि राज्य सरकारें चाहें तो लोगों को अपने खर्च पर फ्री वैक्सीन मुहैया करवा सकती है। हालांकि अभी तक ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार ने इसको लेकर कोई फैसला किया है, सिवाय दिल्ली को छोड़कर, जहां सभी को वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। चुनौती ये होगी कि क्या उसके लिए लोगों को पैसे देने होंगे अपनी ओर से या ये सरकार की ओर से होगी। देखिए, दिल्ली में वैसे भी किसी दवाई के पैसे नहीं लगते हैं, सरकार कर रही है, बिल्कुल फ्री होगा। कीमत को लेकर सरकार को फाइनल फैसला लेना है, लेकिन मंजूरी मिलने से पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने सप्लाई की तैयारी शुरू कर दी थी। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड की करीब 5 करोड़ डोज को स्टॉक कर लिया है और अगले साल मार्च तक हर महीने 10 करोड़ डोज के उत्पादन का टारगेट रखा है। भारत बायोटेक ने भी कोवैक्सीन की 1 करोड़ डोज पहले ही तैयार करके रखी हुई है। सीरम इंस्टीट्यूट में कोविशील्ड के स्टॉक का मुआयना आज तक पहले ही कर चुका है। यहाँ पर आपके पास इस वक्त कितनी वैक्सीन का डोज तैयार है? अगर कल से टीका लगना शुरू हो जाए तो कितने लोगों को इस वक्त टीका लग सकता है?
ये लगभग ऐसे 2000 करोड़ की स्टॉक हमने बनाई है। 25 मिलियन लोग को टीका लगा सकता है, क्योंकि ये 50 मिलियन डोज है, 2 डोज की वैक्सीन है, तो इसलिए 25 मिलियन लगभग लोगों को ये टीका लगा सकता है। तो वैक्सीन आ चुकी है, वैक्सीनेशन की शुरुआत भी होने वाली है। सरकार तैयार है, आप भी तैयार हो जाइए। और जहां तक वैक्सीन की कीमत का सवाल है, क्या पता सरकार फ्री में ही लगवा दे। बिहार में तो इसका चुनाव के दौरान वायदा भी किया जा चुका है। आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल की सियासत की अब बात करेंगे। कल असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। ओवैसी ने हुगली में अपनी पार्टी के नेताओं से आगामी चुनाव की तैयारियों पर बातचीत की। वहीं फुरफुरा शरीफ दरगाह पर जाकर जियारत की दुआ की। AIMIM पश्चिम बंगाल में 4 महीने बाद होने वाले चुनाव को लेकर खाका तैयार कर रहा है। हैदराबाद से महाराष्ट्र, बिहार से अब बंगाल, क्या है असदुद्दीन ओवैसी के प्लान्स और AIMIM के प्लान्स अब बंगाल के चुनाव के तहत? कैसे है नजर बंगाल के चुनाव पर? हमारी पार्टी तो यकीनन आने वाले असेंबली के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेंगे। इसीलिए मैं आज जब मैं कोलकाता पहुंचा तो मैं फुरफुरा शरीफ गया था और वहां पर जाकर हमने फुरफुरा शरीफ में जो अबू बकर सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है वहाँ पर गया। फिर वहाँ पर पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी साहब से मेरी बातचीत हुई और हमने फैसला लिया कि असेंबली के इलेक्शन में हम लड़ेंगे और अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ ठहरेंगे और वो उनके साथ रहेंगे। उनका जो फैसला होगा हम उनके साथ जाएंगे। कितनी सीट पर लड़ेंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़े हैं और आपने भी बंगाल में चुनाव नहीं लड़े? तो हर चीज़ के लिए पहली बार होना चाहिए ना, ऑलवेज द फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। तो लड़ेंगे। फिर तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि हाथ मिला लें, ऐसा कोई वादा या इरादा है आपका टीएमसी के साथ? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं हुई है, मगर अब देखेंगे। ये हम अब्बास सिद्दीकी साहब आने वाले दिनों में कुछ फैसला लेंगे, वो आपको भी पता चलेगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बंगाल में 30% से ज्यादा मुस्लिम वोट हैं। जब एक तरफ कांग्रेस, लेफ्ट, तृणमूल कांग्रेस और आप भी रहेंगे, क्या मुद्दों पर लड़ेंगे चुनाव बंगाल में? सबसे पहली बात यह है कि आप लोग क्यों भूल जाते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही है, भाई हिंदू भी हैं, ब्राह्मण हैं, अपर कास्ट हैं, दूसरे कम्युनिटीज़ के भी वोट हैं। तो इस सबकी नज़र से मुस्लिम वोट पे क्यों होती है? तो भाई हम तो ये नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर इलेक्शन लड़ेंगे और सबका वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब रहा सवाल कि ये तो जनता के हाथ में है किसको वोट दें ना दें, तो ये है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुरादनगर हादसे से खबर जुड़ी हुई है। मुरादनगर हादसे के बाद परिजनों में जबरदस्त रोष है। परिजनों ने दिल्ली मेरठ रोड पर हाईवे को जाम कर दिया है। एक तरफ का रास्ता अब भी बंद है। लोगों में घटना को लेकर गुस्सा है। हाईवे जाम करने के बाद लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, ताजा स्थिति क्या है? अब भी जाम लगा हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए लोगों में गुस्सा काफी ज्यादा है। तस्वीरें हमने भेजी है कि किस तरीके से जो मेरठ जो रोड है उसको जाम कर दिया गया। एक तरफ की जो सड़क है वो पीड़ित परिवारों ने जाम कर दी है। जो तमाम महिलाएं हैं वो सड़कों पर आ गई हैं। चूंकि कल मोदी नगर में पोस्टमार्टम होना था, जो 25 लोगों का पोस्टमार्टम के बाद जब डेड बॉडी को घर वालों के सुपुर्द किया गया तो डेड बॉडी को सड़क पर रख दिया गया है और जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, नारेबाजी हो रही है। जिस तरीके से लापरवाही नगर पालिका की सामने आई है, सामने आया है घोटाला, उस घोटाले की वजह से 25 लोगों की जान चली गई है। उसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा है। हालांकि कल योगी सरकार ने 2 लाख का मुआवजा दे दिया था, लेकिन ये मुआवजा काफी कम लग रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से शमशान घाट में जो शेड बनाई गई थी उसमें कच्चे रेत का इस्तेमाल किया गया, घोटाले की बात सामने आई है। हालांकि 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें नगर पालिका की ईओ निहारिका सिंह है, जूनियर इंजीनियर है, सुपरवाइजर है, ठेकेदार अब भी फरार है। लेकिन लोगों में शासन प्रशासन को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा है। इसलिए जो मोदी नगर की सड़क है, मेरठ की सड़क है, उसको जाम कर दिया गया है। मेरठ गाजियाबाद की जो रोड है, एक तरफ की जो रोड है उसको जाम कर दिया गया है। पीड़ित परिवार डेड बॉडी के साथ सड़क पर आ गए हैं, महिलाएं सड़क पर आ गई है और जमकर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। 3 तस्वीरें आपके सामने है। मेरठ जाने वाली सड़क को जाम कर दिया गया है। 25 लोगों की इस हादसे में जान गई थी। ठेकेदार की तलाश में अभी पुलिस है। हालांकि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन
पूरे मामले में तफ्तीश अब भी जारी है। कच्ची रेत का इस्तेमाल लेंटर डालने में किया गया और यही लापरवाही वजह बनी 25 लोगों की जान जाने की। अब परिजनों में इस बात को लेकर गुस्सा है। पूरे हाईवे को इस वक्त जाम कर दिया गया है। हालांकि वहां पर पुलिस बल भी बड़ी संख्या में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद परिजनों की मांग है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जो आरोपी हैं उनकी, और साथ ही मुआवजे की रकम को बढ़ाया जाए। मुख्य आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी अब भी फरार बताया जा रहा है और यही वजह है कि अब भी जो परिजन हैं वो न्याय की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। हालांकि इस शमशान घाट हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। 25 लोगों की जान गई है और तमाम लोगों के परिजन इस वक्त सड़क पर मौजूद हैं। जबरदस्त गुस्सा और रोष इन परिजनों में इस पूरे हादसे को लेकर। लापरवाही एक बड़ी वजह इस हादसे की, और अब दिल्ली मेरठ हाईवे को जाम कर दिया गया है। कई घंटे हो गए हैं इस जाम को लगे हुए। एक तरफ का ट्रैफिक पूरी तरीके से रुका हुआ है। मुख्य आरोपी अब भी फरार है और 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड और हिमाचल दोनों ही राज्यों में बर्फबारी ने जीना मुहाल कर दिया है। कई जगह हुई बारिश ने शीतलहर को जानलेवा बना दिया है। ऊपरी इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं, जबकि निचले इलाकों में प्रचंड ठंड ने रोजमर्रा की जिंदगी पर अच्छा खासा असर डाला है। उत्तराखंड के पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हुए हैं, तो निचले इलाके बारिश के बाद कड़कड़ाती ठंड के प्रकोप से ठिठुर रहे हैं। सफेद चादर में लिपटी चमोली की ये तस्वीरें कुदरत की खूबसूरती की अलग ही मिसाल पेश कर रही हैं। पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है, तो नीति घाटी में बाबा बर्फानी का बर्फीला रूप सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सभी लोग यहाँ पे आए और भोले बाबा के दर्शन करें और हमेशा आते रहे यहाँ पे, जिससे कि इस घाटी का विकास भी हो और लोग बाहर के लोग भी यहाँ पे आए। मतलब हम सारी दुख चिंताओं से मुक्त होके यहाँ पे हमें इतनी खुशी मिली, और ये वादियाँ साथ में भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद जो वादियाँ हैं यहाँ पे इतना मनोरम दृश्य कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। लोग लेह लद्दाख जाते हैं, यहाँ भी बहुत अच्छी जगह है ये, यहाँ भी एंजॉय करें सभी लोग, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। अब उत्तराखंड में आस्था के एक और बड़े धाम बद्रीनाथ की तस्वीरें देखिए। यहाँ भारी बर्फबारी बेशक देखने को ना मिली हो, लेकिन बारिश और बर्फ ने जबरदस्त ठंड बढ़ा दी है। धाम के आसपास का इलाका बर्फ में लिपटा साफ साफ नजर आता है। यहाँ तापमान -2 तक पहुँच चुका है। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर यह ताकीद की थी कि 5 जनवरी तक मौसम में बदलाव होगा। निचले क्षेत्रों में जहां बारिश होगी, कोहरा होगा, तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होगी। हालात बिल्कुल वैसे ही हो गए हैं। उत्तरकाशी में लगातार बर्फबारी की वजह से पानी जहां तहां जम रहा है, वहां पर लोगों को पानी की परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि 5 जनवरी तक ऐसा ही हाल रहने वाला है। लोग घरों में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, जरूरत ना हो तो पहाड़ी क्षेत्र में लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। अब आपको लेकर चलते हैं बागेश्वर। यहाँ के ऊपरी इलाकों में खूब बर्फबारी हुई है। पहाड़ों, खेतों, पेड़ों पर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। दूसरी ओर बारिश होने से निचले इलाकों में सर्दी के सितम ने मुश्किलें बढ़ा दी है। लोगों को अलाव का सहारा है ताकि बारिश से बढ़ी ठिठुरन का मुकाबला किया जा सके। टिहरी जिले के ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है। ठंड के मारे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। घनसाली के निचले हिस्सों में बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। टिहरी जिले के सीमांत गांव गंगी, पिंसवाड़, मेड़ मारवाड़ी और पमाली कांठा पूरी तरह बर्फ से ढक गए हैं। अब बारी है हिमाचल प्रदेश के हालात जानने की। राजधानी शिमला में नए साल का पहला हफ्ता सैलानियों के लिए मस्ती करने वाला रहा। तो हड्डियां कपा देने वाली शीतलहर की वजह से स्थानीय लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं।
यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में चला गया है और सुबह सुबह काम करने में मतलब बहुत ठंड लगती है और गर्म पानी के बिना कोई काम नहीं हो पाता है। पूरा दिन हीटर के आगे बैठना पड़ता है, अगर लाइट चली जाए तो आग जला लेते हैं। वो कल हल्की फुल्की बारिश हुई थी, उसके बाद में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। ठंड तो बहुत ज़्यादा है, काम में आना जाना, ड्यूटी ऑफिस के लिए आना जाने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड है। 2-4 दिनों में शायद भी बर्फ की संभावना भी लग रही है। सुबह शाम को टेम्परेचर काफ़ी नीचे चल जाता है, जिससे मतलब अंदर घरों में बैठना या बिना हीटर या आग के मुश्किल हो जाता है। पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश इन दिनों बारिश और बर्फबारी की वजह से भयंकर ठंड का सामना कर रहा है। सोलन से लेकर लाहौल के केलांग तक राज्य के ज्यादातर इलाके बर्फबारी की चपेट में हैं। केलांग में पारा -10 है तो काजा में -7, वहीं मनाली में पारा 1 डिग्री के आसपास है। हिमाचल के बड़े पर्यटन स्थलों में से एक मनाली में भी इस बार खूब बर्फ पड़ी है। कुल्लू जिले में लगातार हुई बर्फबारी से फैली सफेद चादर अटल टनल तक देखी जा सकती है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, देहरादून से दिलीप सिंह राठौड़, बागेश्वर से जगदीप पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।